हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इंडिया में इस साल कितना एफडीआई आया, कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया ने रिसीव किया, तो ये सब टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, क्यों हर एक कंट्री चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो हमारी इकोनॉमी में। क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज़्यादा निवेश होगा, जितनी ज़्यादा फैक्ट्री खुल रही है, कंपनी खुल रही है, लोग बिजनेस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उतने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे हमारी इकोनॉमी में। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, अब प्रोड्यूस करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, लेबर को हायर किया जाएगा, एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाएगा, तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है। जब लोगों को रोजगार मिल रहा है तो उनकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, उनकी इनकम बढ़ी है। सपोज मेरी इनकम जो है 100 रुपये, अगर मेरी इनकम 100 रुपये है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं ये 100 रुपये से सपोज 50 रुपये से डिमांड क्रिएट कर रही हूँ, मतलब कि मैं डिमांड कर रही हूँ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मेरी इनकम बढ़ी है भाई, अब मुझे एसी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, मुझे अपने घर में जो है अच्छे अच्छे खाने की चीज़ भी चाहिए, तो मैं डिमांड पैदा कर रही हूँ इकोनॉमी में। 50 रुपये से मैं डिमांड पैदा की इकोनॉमी में, और बाकी का जो 50 रुपये है सपोज वो मैं सेव कर रही हूँ, वो मैं बैंक में डिपॉजिट कर रही हूँ, या तो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हूँ, या मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही हूँ, मतलब वो पैसा मैं सेव कर रही हूँ। ये एक ऑप्शन है मेरे पास। जब मैं डिमांड पैदा कर रही हूँ, उसके कारण क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड पैदा हो रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, उतना ज़्यादा उनका डिमांड बढ़ रहा है। जब डिमांड बढ़ रहा है तो डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, ये एक फ़ायदा रहता है। सपोज मैं बैंक में डिपॉजिट की 50 रुपये में बैंक में डिपॉजिट की, 50 रुपये से डिमांड पैदा हुआ, बाकी के 50 रुपये मैं बैंक में डिपॉजिट की। अब ये जो डिपॉजिटर का पैसा है, यही पैसा बैंक आगे लोन में देगा। बैंक बोलेगा लो भाई, कॉर्पोरेट सेक्टर लो, तुम लोन में पैसा ले जाओ, लो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तुम लोन में पैसा ले जाओ, लो तुम निवेश करो, लो तुम छोटे उद्योग, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, लो तुम लोन में पैसा ले जाओ। तो जब वो लोन में पैसा लेके जा रहे हैं तो और ज़्यादा निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट फिर बढ़ेगा हमारी इकोनॉमी में। जितना इन्वेस्टमेंट उतना प्रोडक्शन, उतना लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम बढ़ेगा, फिर डिमांड पैदा होगा, फिर वो बैंक में सेव करेंगे या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू होगा। तो इसके कारण क्या हो रहा है ना, देखो, जब इतना ज़्यादा निवेश हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उसके कारण सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है हमारी कंट्री को, हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ता है। जीडीपी मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? It is basically the monetary value or the market value of goods and services that is produced in the economy during a specific period of time। मतलब किसी भी कंट्री में एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी कंट्री में फाइनेंशियल ईयर में एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका मार्केट वैल्यू, उनका मॉनेटरी वैल्यू का टोटल होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपको जानना है कि कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है, तो आप बोलते हो उसका जीडीपी देख के। जैसे अभी जो है इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, तो ये आप किस हिसाब से बोल रहे हो? ये आप इंडिया की जीडीपी देख के बोल रहे हो। यूएसए नंबर 1 पे है क्योंकि उसकी जीडीपी इंडिया से ज़्यादा है। इंडिया की जो जीडीपी है प्रेजेंटली वो $3.5 ट्रिलियन है। तो जब कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है तो वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है जितना, और ये जीडीपी बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। जीडीपी क्या होता है? कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है टोटल इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसका मार्केट वैल्यू को ही जीडीपी बोलते हैं। तो जितना इन्वेस्टमेंट, उतना प्रोडक्शन, उतना हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, उतने लोगों को रोजगार मिलेगा, उतना डेवलपमेंट होगा हमारी इकोनॉमी में, उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आप जो है एक्सपीरियंस करोगे। तो ये फ़ायदा होता है निवेश का, ठीक है। तो इसीलिए निवेश ज़रूरी है। अब ये जो निवेश है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये करेगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप तो बोल दिए भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, इनकम बढ़ रहा है, ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कौन करेगा? कौन फैक्ट्री खोलेगा, कौन कंपनी खोलेगा, ये जानने की ज़रूरत है। तो देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये या तो कोई प्राइवेट पार्टी कर सकती है, कोई निजी निवेशक, जैसे कि मैं, आप, हम जैसे
छोटे निवेशक जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अडानी अंबानी हो गया, टाटा हो गया, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अपनी कंपनी खोल सकते हैं। दूसरा क्या ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट अपनी कंपनी खोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी भाई मुझे भरोसा नहीं है, मुझे जेट एयरलाइंस पे भरोसा नहीं है, मुझे किंगफिशर पे भरोसा नहीं है, मुझे इंडिगो पे भरोसा नहीं है, विमान किस तरीके से उड़ाएंगे, किस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, तो मैं जो है एयर इंडिया लेके आ रहा हूँ। या गवर्नमेंट बोल सकती है कि भाई मुझे जियो पे भरोसा नहीं है, एयरटेल पे भरोसा नहीं है, मैं जो है अपना BSNL कंपनी लेके आऊँगा, मैं टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। या गवर्नमेंट बोल सकती है कि मुझे भरोसा नहीं है कि टाटा स्टील क्या करेगी, रिलायंस क्या करेगी, मैं अपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अपनी खुद की स्टील कंपनी लेके आऊँगा। तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकती है, गवर्नमेंट भी अपनी कंपनी खोल सकती है। तो ये एक तरीका है इन्वेस्टमेंट का। या तो कोई निजी निवेशक, कोई प्राइवेट पार्टी इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी फैक्ट्री खोल रहा है, अपनी कंपनी खोल रहा है, अपनी प्रोडक्शन यूनिट खोल रहा है, एक ये तरीका है। एक गवर्नमेंट अपनी कंपनी खोल सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट अपनी कंपनी खोल रही है मतलब कि गवर्नमेंट उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर है मतलब कि सपोज 100% जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की मालिक है गवर्नमेंट। अगर इसमें सिर्फ 20% अगर गवर्नमेंट का है, अगर सपोज सिर्फ 20% शेयर ही गवर्नमेंट के पास बचा, तब हम लोग इसको नहीं बोलेंगे कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तब हम लोग इसको सरकारी कंपनी नहीं बोल सकते। अगर कोई भी कंपनी को अगर आपको सरकारी कंपनी बोलना है तो उसमें उस कंपनी में गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग एटलीस्ट 51% होना चाहिए। एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी मस्ट बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तभी हम लोग उसको सरकारी कंपनी बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो गया, एक सरकार इन्वेस्ट करेगी। तीसरा क्या ऑप्शन हुआ कि कोई बाहर की कंपनी आके इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, कोई फॉरेन कंपनी आके इन्वेस्ट कर रही है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कोई नॉन रेसिडेंट आके इंडिया में अपनी कंपनी खोल रहा है, अपनी फैक्ट्री खोल रहा है, या कोई एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी है उसको एक्वायर कर रहा है, या इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से कोई बाहर की कंपनी या कोई बाहर का निवेशक इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, ये एक ऑप्शन है। और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई चलो मैं और प्राइवेट पार्टी मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं, ठीक। सपोज हाईवे बनाना है तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई प्राइवेट पार्टी के बस की अकेले के बस का काम नहीं है, हम दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं, एक साथ मिलकर हम लोग हाईवे बनाते हैं। या गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई इतना ज़्यादा कॉस्ट जो है अकेले प्राइवेट पार्टी नहीं उठा पाएगी, हम लोग दोनों मिल के जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो सकता है, उसको हम लोग PPP मॉडल बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टी मिलके, ये लोग दोनों मिलके जो है एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी, एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी। ये काम भी हो सकता है, इस तरीके से भी निवेश हो सकता है। तो ये सब तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। आज जो हम लोग इन्वेस्टमेंट देखेंगे वो हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो बाहर से निवेश आ रहा है, जो नॉन रेसिडेंट, जो भारतीय निवासी नहीं है, वो अगर इंडिया में निवेश कर रहा है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई बाहर की कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट जो भारतीय निवासी नहीं है, जब इंडिया में निवेश कर रहा है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो किस तरीके से कर सकता है। एक तो तरीका ये है कि खुद की फैक्ट्री इंडिया में आके खोले, जैसे कि LG हो गया, सैमसंग साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है, इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री खोल रही है, नोएडा में फैक्ट्री खोल रही है। मैकडोनल्ड्स हो गया, स्टारबक्स हो गया, इंडिया में आके अपने ब्रांचेस खोल रहे हैं। फॉक्सवैगन एक जर्मन बेस्ड ऑटोमोबाइल कंपनी है, पुणे औरंगाबाद में अपनी फैक्ट्री खोल रही है, अपनी प्रोडक्शन यूनिट खोल रही है। तो ये क्या है, इसको बोलता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। आके अपनी फैक्ट्री, अपनी नई फैक्ट्री को खोलना, अपनी नई कंपनी को खोलना, एक ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, कि फॉरेन कंपनी सोचेगी कि पता नहीं इंडिया में क्या इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में है भी कि नहीं, लैंड क्लियरेंस जल्दी मिलता है कि नहीं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है कि नहीं, हमारा बिजनेस कैसा चलेगा नहीं चलेगा हमें नहीं पता, हमें वहाँ का कल्चर नहीं पता। हम एक काम करते हैं, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश इंडियन कंपनी है, हम उसी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। क्यों हम अपनी फैक्ट्री खोलें, हमें भरोसा नहीं है हमारा बिजनेस इंडिया में चलेगा कि नहीं चलेगा, हम अपनी फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं, हम कोई ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश इंडियन कंपनी होगी, उसी के साथ हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। एक ये ऑप्शन है। जैसे कि देखो, जब टाटा थी तो टाटा सिम प्रोवाइड करती थी, अपनी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। फिर डोकोमो ने, जो कि एक जापानीज कंपनी है, डोकोमो ने टाटा के साथ पार्टनरशिप कर लिया कि भाई अब हम दोनों मिल के जो है टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो एक तो ऑप्शन डोकोमो के पास ये है कि वो पूरा 100% टाटा को खरीद ले,
पूरा 100% टाटा को एक्वायर कर ले, एक ये ऑप्शन है डोकोमो के पास, या तो डोकोमो के पास ऑप्शन है कि 49% टाटा तुम रखो शेयर और 51% शेयर्स हमें दे दो, या फिर 51% शेयर होल्डिंग टाटा के पास रहेगा, 49% डोकोमो के पास रहेगा, या 20% टाटा के पास रहेगा, 80% डोकोमो के पास रहेगा। तो कुछ भी जो है शेयर होल्डिंग में डिवीजन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि डोकोमो क्या चाहती है, फॉरेन कंपनी क्या चाहती है। तो ये तरीका है। तो क्या क्या तरीका है? अपनी खुद की फैक्ट्री खोलना, अपना खुद का प्रोडक्शन यूनिट खोलना, अपना खुद का ब्रांचेस खोलना, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, या तो कोई फॉरेन कंपनी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी को, सपोज फेसबुक ने टाटा स्टील को एक्वायर कर लिया, ये भी एक ऑप्शन है। डोकोमो ने टाटा के साथ पार्टनरशिप कर ली, ये एक ऑप्शन है कि आप या तो पार्टनरशिप कर लो या तो पूरी ही कंपनी को खरीद लो, पूरी 100% ही कंपनी को खरीद लो, ये ऑप्शन है। तो ये आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो, देर आर टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। द रियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट FDI एम्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनी इन विच इन्वेस्टमेंट इज मेड। यहाँ से हम डेफिनेशन देखते हैं FDI का। सबसे पहले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटीज लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज to carry out business operation in India with management of investment, production of goods and services, employing people, marketing their products। तो ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो क्या क्या तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। दिस इन्वेस्टमेंट may result in transferring funds, resources, technical know-how, strategies, etc. There are several ways of making foreign direct investment. Creating a joint venture थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। मैंने आपको बताया कि कोई कंपनी के साथ मर्ज कर सकती है, पार्टनरशिप कर सकती है, या कंपनी को एक्वायर कर सकती है, या अपनी सब्सिडरी कंपनी खोल सकती है, या अपने ब्रांचेस खोल सकती है, अपनी खुद की फैक्ट्री खोल सकती है। ये सब तरीका होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। और क्या पॉइंट्स है? In FDI, both the ownership and control of the firm is with the investor. The foreign investor usually takes a considerable stake or shareholding in the company depending on his shareholding. जितना शेयर होल्डिंग होगा फॉरेन कंपनी का, सपोज कोई फॉरेन कंपनी का 2% या 3% ही शेयर होल्डिंग है, तब तो मैनेजमेंट कंट्रोल उस कंपनी को नहीं दिया जाएगा। अगर सपोज 51%, 50%, 60%, 70% इस तरीके से शेयर होल्डिंग है, तब जो है मैनेजमेंट कंट्रोल, मतलब मैनेजमेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन द शेयर होल्डिंग ऑफ द फॉरेन कंपनी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड मोर फेवरेबल सिंस दे आर कंसिडर्ड अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप अपनी फैक्ट्री यहाँ खोल लियो, आप अपने प्रोडक्शन यूनिट खोल लियो, आप जो है किसी कंपनी को एक्वायर कर लियो, उसके साथ पार्टनरशिप कर लियो। तो ये कोई 1-2 दिन का तो काम नहीं है कि भाई आपको जैसे ही पता चल रहा है कि उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा आप छोड़ के भाग जाओगे। नहीं, आप इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लिए हो तो वो तो लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन में भाग जाओगे, वो नहीं कर सकते, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एंड एन इन्वेस्टमेंट इन द वेलबींग ऑफ द फॉरेन कंट्री itself. The methods of FDI can be divided into two broad categories: greenfield investment, brownfield investment। मैंने आपको बताया greenfield investment खुद की अपनी फैक्ट्री खोलना, कोई फॉरेन कंपनी है खुद की फैक्ट्री खोल रही है, खुद के ब्रांचेस खोल रही है, वो आ जाएगा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में खुद की फैक्ट्री नहीं खोल के कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना, उसके साथ मर्ज करना या उसको एक्वायर करना, ये आ जाएगा ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में। देखो, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, व्हेन कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन FDI दे बिल्ड अप देयर ओन फैक्ट्री इन अ डिफरेंट कंट्री एंड ट्रेन पीपल टू वर्क इन देयर फैक्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन। सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट किया जाता है इन ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अपनी फैक्ट्री, अपने लैंड एक्वायर करेगी, फैक्ट्री खोलेगी, लेबर को हायर करेगी, मशीन खरीदेगी, प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है इन ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, इन दिस मेथड द फॉरेन कंपनीज डू नॉट बिल्ड समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच इन अनदर कंट्री। दिस कंपनीज एक्सपैंड देयर बिजनेस बाय ईदर गोइंग फॉर क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो यहाँ पे या तो मर्ज होगी या तो एक्वायर करेगी, वो होता है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। व्हाट आर द रूट्स फॉर FDI? अब ये देख लेते हैं। देखो, क्या होता है ना कि गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करती है कि इन किन सेक्टर्स में हमें FDI अलाउ करना है। जैसे कि गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक कंपनीज जो है वो पनपे, तो हम फॉरेन कंपनीज को, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करेंगे। गवर्नमेंट बोलेगी भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम फॉरेन कंपनीज को अलाउ नहीं करेंगे। गवर्नमेंट बोलेगी भाई हम डिफेंस सेक्टर में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ करेंगे। तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि कौन से सेक्टर को FDI के लिए खोलना है, कौन से सेक्टर में फॉरेन निवेश अलाउ करना है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करना चाहिए, फॉरेन निवेश नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट उस सेक्टर को FDI के लिए नहीं खोलेगी। तो ये कंप्लीटली
कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन से सेक्टर में एफडीआई अलाउ होना चाहिए, क्या फार्मास्यूटिकल में होना चाहिए, क्या डिफेंस में होना चाहिए, क्या इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए, क्या सोलर एनर्जी में होना चाहिए, तो ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। तो दो रूट है एफडीआई का, एक ऑटोमेटिक रूट है, एक अप्रूवल रूट है। मतलब कि अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया में, ठीक है, तो दो रूट द्वारा वो इन्वेस्ट कर सकती है। एक है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में अगर सपोज कोई बाहर की कंपनी इंडिया में निवेश कर रही है, तो ऐसे यहाँ पे गवर्नमेंट मेंशन कर देगी कि भाई ये सेक्टर में आप ऑटोमेटिक रूट द्वारा आ सकते हो, ये सेक्टर में आपको अप्रूवल रूट की ज़रूरत होगी, ये गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देगी। या तो गवर्नमेंट बोलेगी कि अगर आपको ये सेक्टर में अप टू 49% इन्वेस्ट करना है तब आप ऑटोमेटिक रूट द्वारा आओ, अगर आपको 51% इन्वेस्ट करना है तब आप अप्रूवल रूट द्वारा आओ। तो ये गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देती है। सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम 49% ऑटोमेटिक रूट द्वारा अलाउ करते हैं और 51% इन्वेस्टमेंट फॉरेन निवेश हम अप्रूवल रूट द्वारा अलाउ करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 49% तक जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब आप ऑटोमेटिक रूट द्वारा आ सकते हो। ऑटोमेटिक रूट द्वारा मतलब कि आपको गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ऑटोमेटिक रूट मतलब कि आपको गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है जब तक आप 49% इन्वेस्ट कर रहे हो सपोज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, तब आपको गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना होगा, आरबीआई को बस एक नोटिस देना होगा 1 महीने पहले, आरबीआई को नोटिस देना होगा। अगर आरबीआई ऑब्जेक्ट नहीं करेगी तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बस इतना करना। आपको कोई मिनिस्ट्री के, कोई गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अंडर ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट ने बोला 51% अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो, तब अप्रूवल रूट है। अप्रूवल रूट मतलब गवर्नमेंट द्वारा परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको परमिशन लेना होगा गवर्नमेंट से। आपको मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री, सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से परमिशन लेना होगा। डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, तो कंसर्न मिनिस्ट्री है, इनसे आपको परमिशन लेना होगा। अप्रूवल रूट देखो, जैसे कि फार्मास्यूटिकल में गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ग्रीन फील्ड में हम 100% इन्वेस्टमेंट अलाउ करते हैं, ब्राउन फील्ड में हम 100% एफडीआई अलाउ करते हैं। मतलब आप खुद की अपनी फैक्ट्री पूरी खोल सकते हो, या तो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी को भी आप 100% एक्वायर कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। ग्रीन फील्ड 100% मतलब कि खुद की अपनी फैक्ट्री पूरी खोल सकते हो इंडिया में आके, इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल। ब्राउन फील्ड में भी आप पूरी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको भी आप पूरी तरीके से 100% एक्वायर कर सकते हो। डोकोमो ने टाटा को 100% एक्वायर कर लिया, तो वो भी ऑप्शन है। इन फार्मास्यूटिकल की मैं बात कर रही हूँ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। देखो, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और आरबीआई आर नॉट नीडेड फॉर दोज एफडीआई दैट आर कमिंग थ्रू ऑटोमेटिक रूट। जरूरत नहीं है परमिशन की। अप्रूवल रूट, अंडर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट रूट, द फॉरेन इन्वेस्टर और द इंडियन कंपनी शुड ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज और बॉडीज स्पेसिफाइड प्रपोजल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो, पहले क्या था, पहले अगर परमिशन चाहिए होता था तो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था, उससे परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन 2015-16 में इसको हटा दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। अब आपको जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उनसे परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हुआ करता था, अब उसको हटा दिया गया। अब जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसके द्वारा परमिशन चाहिए होता है अंडर अप्रूवल रूट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। देखो क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप अप टू 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तब जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, अगर कोई फॉरेन कंपनी, कोई नॉन रेसिडेंट अप टू 5,000 करोड़ रुपीज़ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तब तो जो कंसर्न मिनिस्ट्री है आप उससे परमिशन ले लो अंडर अप्रूवल रूट। अगर उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तब किससे परमिशन लेना होगा, तब परमिशन लेना होगा कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से। अबव दिस लिमिट द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूवल इज नीडेड। अप्रूवल आर मेड बाय डिफरेंट बॉडीज और एजेंसीज based on the sector and nature of investment specified by FDI approval। मैंने आपको बताया कि कंसर्न मिनिस्ट्री से आपको अप्रूवल लेना होता है। Some of the sectors that require government approvals include defense, telecom, media, pharmaceutical, insurance, etc। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने एफडीआई अलाउ नहीं किया है, जैसे कि देखो एटॉमिक एनर्जी में, गैम्बलिंग में, लॉटरीज में, इन्वेस्टमेंट इन चीट फंड्स, निधि कंपनी। तो कुछ कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया हुआ है एफडीआई को।
अब हम लोग देखते हैं कि एफडीआई इन्फ्लोज इंडिया में कितना हुआ था। एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2023 इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एवर एफडीआई इन्फ्लो, सबसे मतलब बहुत ज़्यादा, for the first time the highest ever FDI inflow was received by India in the year 2023, that is $84.8 billion in services in financial year 2022. तो कितना है देखो, इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लो ऑफ $83.57 बिलियन। सबसे ज़्यादा कहाँ से आया था? सबसे ज़्यादा आया था सिंगापुर से। इन टर्म्स ऑफ टॉप इन्वेस्टर कंट्रीज ऑफ एफडीआई इक्विटी इनफ्लो, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया था सिंगापुर से, इज एट द एपेक्स विद 27% फॉलोड बाय यूएसए। सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया ने किस स्टेट ने रिसीव किया था इंडिया में? कर्नाटका। कर्नाटका इज द टॉप रेसिपेंट स्टेट विथ 38% शेयर ऑफ टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो। तो ये आप डेटा जो है कोट कर सकते हो। तो देखो कैसे एफडीआई बढ़ा है। 2018-19 में $62 बिलियन था, 74, 81, 83 तक पहुंच गया इन द ईयर 2021-22। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ एफडीआई। जब फॉरेन कंपनी इंडिया में निवेश कर रही है, नॉन रेसिडेंट इंडिया में निवेश कर रहा है, उसके वजह से क्या क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है, मैंने आपको बताया कि जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा हमारी इकोनॉमी में, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये तो सबसे बड़ा फायदा है कि भाई लोगों को रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, फिर उससे डिमांड पैदा हो रहा है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है, जब भी कोई फॉरेन कंपनी आएगी तो अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आ रही है। जब LG यहाँ पे आ रहा है, सैमसंग यहाँ पे आ रहा है, BMW यहाँ पे आ रहा है, मर्सिडीज़ यहाँ पे आ रहा है, तो अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आ रही है। अब जब IBM यहाँ पे आ रहा है, BMW यहाँ पे आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? लेबर्स को हायर कर रहा है। तो उनको भी इंडिया में जो लेबर्स है उनको हायर कर रहा है, तो उनको भी स्किल प्रोवाइड कर रहा है, तो स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है इंडियन लेबर्स का। ये भी एक फ़ायदा है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही। प्रमोट्स कॉम्पिटिशन, जब कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे आ रही है तो डोमेस्टिक कंपनीज को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन प्रमोट होता है। जैसे ही डोमेस्टिक कंपनीज को इंडियन कंपनीज को पता चल जाएगा कि कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे आई है, तो अब उनको पता है कि उनके लेवल को हमें मैच करना है, हमें भी क्वालिटेटिव गुड्स प्रोवाइड करना होगा एट ए रिजनेबल प्राइस। तो ये एक प्रेशर रहता है इंडिया कंपनी पे। तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी प्रमोट होता है थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इम्प्रूव्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आ रही है तो हमारे देश से एक्सपोर्ट भी बढ़ता है और इम्पोर्ट कम होता है। क्यों? क्योंकि अब हमें उतना डिपेंड नहीं होना पड़ता है दूसरी कंट्री पे। फॉरेन कंपनीज ही इतना अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है कि हमें उतना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो इंपोर्ट थोड़ा बहुत तो कम होता है, एक्सपोर्ट प्रमोट होता है। यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज जो फॉरेन कंपनी द्वारा बन रहे हैं, हम दूसरे देशों को बेचते हैं, तो एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहा है। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीमेंट इन इनकम, एक्सपैंड्स दी मार्केट एंड इंटीग्रेट्स दी डोमेस्टिक मार्केट विद दी वर्ल्ड इकोनॉमी। दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते जो है वो अच्छे रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कोई बाहर की कंपनी, कोई सिंगापुर की कंपनी, कोई USA की कंपनी, कोई जर्मनी की कंपनी जब इंडिया में निवेश कर रही है तो इंडिया से अपने रिलेशन भी तो अच्छे बना के रखेगी। क्यों अपने वो रिलेशन ख़राब करेगी? उनको पता है इंडिया में इतना ज़्यादा पैसा हम इन्वेस्ट करके रखे, कल को रिलेशन ख़राब करेंगे तो हमें ही नुकसान है। तो एक अच्छा रिलेशन भी मेंटेन होता है थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एक मेरिट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, इट प्रमोट्स इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। तो विदेशी मुद्रा भी हमारे देश में आ रही है। जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, डॉलर लेके आएगी अपने साथ। अब इंडिया में निवेश करना है तो डॉलर में तो निवेश आप कर नहीं सकते, आपको चाहिए रुपया। इंडिया में चलता है रुपया। आप जाओगे RBI के पास, भाई ये लो डॉलर, मुझे दे दो रुपया क्योंकि मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है। RBI के पास डॉलर आ गया, इनफ्लो ऑफ डॉलर हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि डॉलर हमारे देश में आ रहा है, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ रहा है। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो भी बढ़ रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट द्वारा, क्योंकि डॉलर हमारे देश में आ रहा है, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ रहा है। ये भी एक फ़ायदा है। डीमेरिट्स क्या है एफडीआई का? ट्राइज टू इन्फ्लुएंस दी पॉलिसीज, मे प्रमोट अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में आएगी तो छोटे छोटे जो डोमेस्टिक कंपनीज है, जब वॉलमार्ट आएगी तो जो छोटे छोटे किराना स्टोर है उनको दिक्कत होगी। भाई वॉलमार्ट तो बोलेगी एक के साथ एक फ्री ले जाओ, आप जो है हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। अब जो छोटे छोटे व्यापारी है वो कहाँ से कम्पीट करने सकेंगे?
तो ये भी एक दिक्कत है। द एंट्री ऑफ लार्ज फर्म्स कैन ऑफन डिस्प्लेस लोकल बिजनेस को डिस्प्लेस करेंगे, उनको हटा देंगे, एज दिस स्मॉल कंपनीज कैन नॉट कम्पीट। कैसे कम्पीट करेगी, इतने बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कैसे कम्पीट कर पाएगी। एस्केलेशन इन लैंड एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस, लैंड और प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? जब कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे आ रही है तो उनको भाई फैक्ट्री खोलना है, अपने ब्रांचेस खोलने हैं, उनको लैंड चाहिए। अब लैंड तो ऑलरेडी इतना कम है हमारे देश में, लैंड रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। अब जब लैंड चाहिए, डिमांड इतना बढ़ रहा है, सप्लाई कम है, अल्टीमेटली विल पुश अप द प्राइस ऑफ द लैंड। तो इसीलिए लैंड का प्राइस बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग देखते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कोई बाहर की कंपनी, कोई नॉन रेसिडेंट जब इंडिया के शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कोई बाहर की कंपनी फैक्ट्री नहीं खोल रही है, कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं खोल रही है, कोई अपनी ब्रांचेस नहीं खोल रही है, नहीं, यहाँ पे वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है। मेन मोटिव है प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। जैसे ही उनको पता चला कि इंडिया के स्टॉक मार्केट से हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तुरंत जो है वो यहाँ से क्विट करके निकल जाएगी, मतलब बाहर इन्वेस्ट करने लग जाएगी। वो तुरंत जो है अपना शेयर्स को बेच के यहाँ से निकल जाएगी। वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द कंट्री। वहाँ पे फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट किया जा रहा था, यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट में, स्टॉक मार्केट पे बॉन्ड्स खरीदा जा रहा है, शेयर खरीदा जा रहा है, विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। FPI involves the purchase of securities that can be easily bought or sold. FPI generally intends to invest money into the foreign countries stock market to generate a quick return. जल्द से जल्द जो है पैसा कमाना चाहती है। जैसे ही पता चला भाई यहाँ USA का जो स्टॉक मार्केट है वो हमें बेटर रिटर्न ऑफर कर रहा है एज कम्पेयर टू द इंडियन स्टॉक मार्केट, वैसे ही वो USA के स्टॉक मार्केट के लिए निकल जाएगी। जैसे ही पता चले USA का स्टॉक मार्केट बेटर रिटर्न ऑफर कर रहा है, कोई मतलब नहीं है भाई, हमें प्रॉफिट कमाना है, हम यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर देंगे। Hence this type of investment is viewed less favorably than direct investment because portfolio investment can be sold off quickly and are sometimes seen as short terms. Obviously ये तो short term investment है ना, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आगे आप अपनी फैक्ट्री तो नहीं खोल रहे हो, टू मेक मनी rather than long term economic investment। तो ये short term investment है। According to IMF, portfolio investment is defined as cross-border transaction and positions involving debt or equity securities other than those included in direct investment or reserve itself. Foreign portfolio investment is of two types: foreign institutional investor and qualified foreign investor. इसका मतलब क्या होता है? देखो, foreign institutional investor एक ऐसी कंपनी या ऐसी एंटिटी, ऐसी इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के बाहर रजिस्टर हुई, इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश हुई, बट इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती है, उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अकॉर्डिंग टू सेबी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन established or incorporated outside India which proposes to make investment in India in securities. A foreign institutional investor, यहाँ पे क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर होगा। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? कोई फॉरेन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। जैसे कि टॉम क्रूज अगर टाटा स्टील के शेयर्स को खरीद रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। अगर कोई बाहर की कंपनी, अगर कोई, जैसे अगर फेसबुक, ठीक है, फेसबुक अगर टाटा स्टील के शेयर्स को खरीदे है तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। टॉम क्रूज खरीद रहा है तो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। अगर कोई बाहर की कंपनी जो बाहर रजिस्टर हुई, जैसे कि फेसबुक, अगर फेसबुक टाटा स्टील के शेयर्स को खरीद रही है तो वो आ जाएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस क्या है FDI और FPI। FDI refers to the investment made by foreign investor to obtain a substantial interest in an enterprise located in different country. FPI refers to investing in financial assets. आप फाइनेंशियल एसेट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो, बॉन्ड्स खरीद रहे हो। रोल ऑफ इन्वेस्टर: एक्टिव इन्वेस्टर, पैसिव इन्वेस्टर। टाइप: डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डिग्री ऑफ कंट्रोल: हाई कंट्रोल तो ज़्यादा रहेगा ही भाई। आप इतना मेजर शेयर होल्डर अगर एक्वायर कर रहे हो या आप अपनी खुद की फैक्ट्री अगर खोल रहे हो तब तो कंट्रोल आपके पास रहेगा ही। वेरी लो कंट्रोल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है FDI, मैंने आपको बताया। FPI शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। एफिशिएंट
कंपेरेटिवली लेस एफिशिएंट। इन्वेस्टमेंट हैज़ डन ऑन फिजिकल एसेट्स पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप यहाँ पे आके लैंड खरीद रहे हो, फैक्ट्री खोल रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, फिजिकल एसेट्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। फाइनेंशियल एसेट्स पे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप शेयर्स खरीद रहे हो, बॉन्ड्स खरीद रहे हो, एफपीआई में आ जाएगा। एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पे डिफिकल्ट है, यहाँ पे इजी है। जैसे ही आपको पता चला कोई दूसरे स्टॉक मार्केट से आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, शेयर्स बेच के निकल लोगे। लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ फंड्स, टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज टू द फॉरेन कंट्री, कैपिटल इनफ्लोज। यहाँ पे तो फंड का ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर और भी चीज़ों का ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैपिटल का ट्रांसफर, सिर्फ और सिर्फ पैसा आता है, बाकी जो टेक्नोलॉजी वगैरह यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है उसका। रिस्क इन्वॉल्व, स्टेबल, वॉलेटाइल। यहाँ पे जो है वॉलेटाइल है, मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्क तो इसी में है, एफडीआई में ही है, लेकिन एफपीआई में क्या है ना कि आपको पता नहीं होता है, शेयर का दाम इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है। तो हम लोगों ने देख लिया एफडीआई एफपीआई क्या होता है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एफडीआई। टॉप रेसिपेंट कौन सा स्टेट है एफडीआई का, वो भी देख लिया। सिंगापुर से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है। सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव हुआ इन द फाइनेंशियल ईयर 2022,